की तबीयत ख़राब है फीवर की वजह से, इसलिए हम थोड़ा-सा अर्ली ख़त्म करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको यानी आज का अपना जो कोटा है उसको जल्द अज़ जल्द ख़त्म कर लें। So, let's start. A young girl comes to the ER with severe breathlessness. Her chest is full of bronchi. She's cyanosed and her peak expiratory flow rate is less than 50% of expected. The best treatment option would be, जी क्या आंसर है? Sir, E, systemic steroid and bronchodilator. क्यों? ये आंसर क्यों? एक तो ये है ना कि आंसर को याद कर लिया, एक अगर हमें उसकी वजह मालूम होगी तो फिर वो सवाल जिस तरह से मर्जी आ जाए हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये आंसर क्यों है, मैं आपसे वजह पूछता हूँ। ये एज़मा है, इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर भी दे सकते हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, प्रोट्रोपियम भी इसकी इंडिकेशन है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ई क्यों, बाकी क्यों? Sir, because spasm है, full of bronchi है, तो steroids उसको कम करेंगे पहले, उसके बाद bronchodilator will be more effective. नहीं, जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी आपसे दोबारा बात करता हूँ। थोड़ी सी आप गर्मी ज़्यादा। इसमें जो सिस्टेमिक स्टेरॉइड देने की इंडिकेशन है ना, ये है साइनोज्ड, शी इज साइनोज्ड एंड हर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इज लेस देन 50% ऑफ एक्सपेक्टेड। तो जब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट 80% से नीचे आ जाता है, 50% से नीचे आया हुआ है इसमें, तो ये अब एक्यूट स्वेयर एज़मा बन गया है। और एक्यूट स्वेयर एज़मा की ट्रीटमेंट में सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स होते हैं। तो हम ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं ये एज़मा की ट्रीटमेंट है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये एज़मा कौन सा है। क्या ये आपको एज़मा की 4 सेवेरिटीज होती है ना, माइल्ड इंटरमिटेंट एज़मा, माइल्ड परसिस्टेंट एज़मा, मॉडरेट परसिस्टेंट एज़मा एंड स्वेयर परसिस्टेंट एज़मा, ठीक है? और फिर उसके ऊपर एक एक्सर्बेशन ऑफ एज़मा होती है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं सिनेरियो, ये एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ एज़मा है, एक्यूट स्वेयर एज़मा कहते हैं इसको। तो एक्यूट स्वेयर एज़मा की तो ट्रीटमेंट होती ही सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स है। दैट्स व्हाई वी हैव chosen systemic steroids. अच्छा जी। हाउ टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ एज़मा। एक पेशेंट है, वो आपके पास आता है, जनाब डॉक्टर साहब मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मुझे कफ होती है और मुझे वीजिंग भी होती है। तो एज़मा को डायग्नोज करने का तरीका क्या होगा? ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, ये सब 100 किस्म की कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर इस तरह की पिक्चर आ सकती है। तो हम किसको एज़मा कहेंगे? हम एज़मा उस वक्त कहेंगे जब हम उसकी स्पायरोमेट्री करेंगे। स्पायरोमेट्री के ऊपर अगर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड जो है वो मोर देन 12% ऑफ द प्रेडिक्टेड है। अब प्रेडिक्टेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होता है एथनिसिटी के हिसाब से, जैसे हम पाकिस्तानी एशियंस हैं, ठीक है, ये वेट और हाइट के हिसाब से होता है। तो आजकल जो मॉडर्न स्पायरोमेट्रीज हैं उनके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से फीडेड होती है, तो वो मशीन खुद ही आपको निकाल देती है कि हाँ जी ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 जो है ये इतना है और ये इतने % ऑफ द प्रेडिक्टेड है। तो अगर ये 12% बढ़ जाए इंक्रीज फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर इसमें कौन सा यूज होता है? साल्ब्यूटामोल, यानी साल्ब्यूटामोल चैलेंज के बाद इसमें 12% का इजाफा हो जाए, तो ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा। अच्छा, बाज लोगों में जब फौरी तौर पे रिस्पांस नहीं आता तो ऐसे लोगों को हम ट्रायल ऑफ स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, 2-3 हफ्तों का ट्रायल दे। अच्छा जी,
दूसरा ये है कि एक पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डायरी होती है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट का पता है आपको? कोई बता सकता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या होता है? हेलो, हाँ या ना में जवाब दें, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बोलें ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। सर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो लंग्स में नहीं होता है अबव नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एग्जिस्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ, पीक एक्सपायरेटरी अच्छा फ्लो रेट। ठीक सर जो पर्सन का मैक्सिमम स्पीड है एक्सपायरेशन के वक्त जो फ्लो मीटर से मेजर करते हैं। फ्लो मीटर होता है, एक फ्लो मीटर होता है। हम मरीज को कहते हैं कि पूरा सांस अंदर खींचना है और पूरी कुव्वत से उसके अंदर फूंक मारनी है, तो वो हमें रीडिंग देता है। उस रीडिंग को कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। हम मरीज को वो जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर होता है ना, वो साथ दे देते हैं, ये घर ले जाओ भाई। वो उसको घर ले जाता है। अब हम कहते हैं कि भाई सुबह शाम आपने ना इसके अंदर फूंक मारनी है और जो भी रीडिंग आए ना वो आपने लिखते जाना है। वो लिखता जाता है। तो क्या कहते हैं, हम उसे 2 हफ्ते बाद बुला लेते हैं। जब हम उसे 2 हफ्ते बाद देखते हैं तो हम उसको एक चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं उसकी सुबह और शाम की रीडिंग्स को। तो अगर सुबह और शाम की रीडिंग्स के दरमियान में 20% से ज्यादा वेरिएशन आए ऑन मोर देन 3 days इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा ये आनी चाहिए, ठीक है? तो इसको हम, ये भी एजमा का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया भी हम क्या करते हैं, ये भी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, मोर देन 15% डिक्रीज आफ्टर 6 minutes ऑफ एक्सरसाइज। हम उसे एक्सरसाइज करवाते हैं, पहले और बाद में स्पायरोमीट्री करते हैं। अगर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 जो है वो डिक्रीज कर जाए तो इसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो ये 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद कर लें, ये किसी न किसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चूंकि वैल्यूज हैं और सीपीएसपी में मैंने देखा है पार्ट 1 के एग्जाम के अंदर वो C1 लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़ी अहमियत देते हैं। तो प्लीज इन वैल्यूज को लाजमी याद कर लें, ये C1 क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि एक एजमा का पेशेंट है तो आपने उसको ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा हो रहा है। जो माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा है ना, उसका ट्रीटमेंट होता है, कोई बता सकता है माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा का क्या ट्रीटमेंट होता है? माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा का क्या ट्रीटमेंट होता है? पढ़ा जाएगा। साबा। माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा का ट्रीटमेंट होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। हम उसे वेंटोलिन का इनहेलर दे देते हैं कि जब भी कभी भाई तुम्हें एजमा होगा तो तुम इसे ले लें। फिर उससे अगला आता है माइल्ड परसिस्टेंट एजमा। माइल्ड परसिस्टेंट एजमा का ट्रीटमेंट होता है लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो है लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है? अब माइक ओपन है। प्लीज जिसका माइक ओपन है वो अपना माइक क्लोज कर ले, क्योंकि थैंक यू। अच्छा, ये जो माइल्ड इंटरमिटेंट परसिस्टेंट एजमा होता है, इसको हम लो डोज। तो ये जो आपको सामने एक फिगर नजर आ रही है ना, इसको हम स्टेप अप थेरेपी कहते हैं। एजमा की एक थेरेपी होती है जिसमें हम इसको कहते हैं स्टेप अप थेरेपी। तो ये जो आपको एक फिगर नजर आ रही है, ये स्टेप अप थेरेपी की है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर दिए, ठीक है?
लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ जो हैं किसी पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं है, उसे कफ हो रही है, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उससे रात के वक्त उसको अपने सिम्टम की वजह से नींद नहीं आ रही है, उसे वेंटुलेन का इनहेलर यूज करना पड़ रहा है, ये सारी निशानियां हैं कि आपके जो पेशेंट है ना उसकी सिम्टम कंट्रोल नहीं है। तो सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप अप करते हैं। अब इनहेल लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से नहीं इलाज हुआ तो आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ऐड कर देना है। अब ये दोनों चीजें चलेंगी, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी चलेगा और लाबा भी चलेगा। ठीक है जी। जब लाबा दे दिया उसको कुछ अरसे 2-3 हफ्ते के लिए आपने देखा, सिम्टम अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ, अगर तो कंट्रोल हो गया तो फिर यही वाला स्टेप रहेगा। अगर इससे भी नहीं कंट्रोल हुए हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं। अब हमने हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डाल सकते हैं या सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक तो आपने इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज को हाई कर दिया और दूसरा आपने लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि मोंटेलुकास्ट होती है और या सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन ऐड कर दी। अब अगर इस पे आपके सिम्टम कंट्रोल हो गए बहुत अच्छी बात है, अगर इस पे सिम्टम कंट्रोल नहीं हुए तो हम इससे अगले स्टेप पे चले जाएंगे। हमने जो इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज होती है उसको हाई कर देना है। अब पहले इस मरहले के अंदर हमने इन दोनों में से सिर्फ एक दवाई ऐड की थी, या तो LTRA ऐड किया था या सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन ऐड किया। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने दोनों दवाइयाँ ऐड कर दी। अगर किसी पेशेंट के सिम्टम कंट्रोल नहीं थे तो हमने एक तो स्टेरॉइड की डोज को मॉडरेट से हाई कर देना और दूसरा ओरल जो थेरेपीज है हमारी वो हमने 1 से 2 कर दी। अच्छा, अगर किसी के यहाँ इस सारे से भी सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो फिर आखिरी बिल्कुल आखिरी जो है ये सारी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगी और हमने ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट कर देने हैं, ओरल स्टेरॉइड्स। अच्छा, ओरल स्टेरॉइड, चले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप what is the recommended dose of oral steroids to control bronchial asthma? What is the recommended dose of oral steroids to control bronchial asthma? 50 mg. सर नहीं, सर सिस्टम में कब बताए, ओरल का नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिडर अदर, ये मिनिमम डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। आपने ओरल स्टेरॉइड की जो रिकमेंडेड डोज है ना ब्रोंकियल एज़मा के लिए वो है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डोजेज that is required to control the symptoms of bronchial asthma should be continued. तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि स्टेरॉइड की कितनी डोज देनी है एज़मा को कंट्रोल करने के लिए, तो एक तो होती है रेस्क्यू थेरेपी। रेस्क्यू थेरेपी ये होती है माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, ऑल माइक म्यूट कर दें एक दफा और अपना फिर सिर्फ अनम्यूट कर लें। एक्चुअली आई एम नॉट द होस्ट राइट नाउ, आप होस्ट हैं। मैं कर रहा हूं। ठीक है सर। ये दूसरे माइक अगर स्टॉप हो जाए तो फिर आवाज सही। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। सर स्क्रीन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। हाँ मैं कर दूँ, इसको स्लाइड शो से या यहाँ से। ओके सर, थैंक यू। So what is the recommended dose of steroids? आपने मिनिमम डोज देनी है, जितनी मिनिमम डोज देंगे। अच्छा अब टॉपिक बैक। ठीक है,
काइंडली अपने माइक ऑफ रखें, जिसने जवाब देना हो सिर्फ वही अपना माइक ऑन करे, इस तरह से हमारी क्लासरूम के अंदर डिस्ट्रप्शंस कम हो। चलें अगली बात ये है कि जैसे हमने अभी सिनेरियो को देखा था, तो ये एक्यूट स्वेयर एज़मा का सिनेरियो था। तो हम एक्यूट स्वेयर एज़मा कैसे डिसाइड करेंगे? एक्यूट स्वेयर एज़मा आपने डिसाइड करना होता है 4 बातों पे। वो 4 बातें कौन-कौन सी हैं कि आपने देखना है कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कितना है। अगर वो 50% से कम है, दिस इज अ स्वेयर एज़मा, एक्यूट स्वेयर एज़मा। तो हमारे पेशेंट का आपको याद होगा वो लेस देन 50 था। हार्ट रेट 110 से या उससे ज़्यादा हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट 25 से ज़्यादा हो जाए, और इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है। अब अगर हमने देखना है लाइफ थ्रेटनिंग एज़मा, आपको याद होगा हमारे सिनेरियो के अंदर क्या था, साइनोसिस था। तो वो सिर्फ एक्यूट स्वेयर एज़मा नहीं था, वो लाइफ थ्रेटनिंग एज़मा था। तो ये जो नीचे वाले फीचर्स हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट का 33% से कम होना, ऑक्सीजन सेचुरेशन का 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रेज होना। ठीक है। साइलेंट चेस्ट वो चेस्ट होती है जिसके अंदर कोई व्हीजिंग नहीं होती है, कोई ब्रेथ साउंड भी नहीं आ रही होती। फीबल रेस्पिरेटरी एफर्ट, ये जो एज़मा के पेशेंट होते हैं एक्यूट स्वेयर एज़मा के, ये सांस लेते लेते थक जाते हैं। वो जब थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उस वक्त फिर फीबल रेस्पिरेटरी एफर्ट आती है। अरिथमियाज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, एग्जॉस्शन, डिलीरियम, कोमा, ये सारे के सारे लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स हैं। और अगर किसी की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना पड़े, तो ये नियर फेटल एज़मा है, नियर फेटल एज़मा। ओके जी। अच्छा, अब कोई भी पेशेंट आपके पास आ जाए एक्यूट स्वेयर एज़मा के साथ, तो आपने उसका इलाज कैसे करना है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने उसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करेंगे? आपने उसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट देखना है। अगर वो 76 टू 100 है, माइल्ड, 51 टू 75 है, मॉडरेट, और अगर 50 से नीचे है तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वो एक्यूट स्वेयर एज़मा। अब एक्यूट स्वेयर एज़मा का मैं आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्यूट स्वेयर एज़मा आप साल्ब्यूटामोल और ट्राब्यूटालीन से बार-बार नेबुलाइज करते हैं, बार-बार। ठीक है। हमने ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी होती है। अब हाई फ्लो को याद कर लें कि 60, हम जो मास्क से ऑक्सीजन देते हैं वो अप टू 60% तक जा सकती है। चलिए, हम जो नेजल कैनुला से या मास्क से देते हैं वो अप टू 60% जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है मुझे, अगर आपने 100% मास्क के जरिए ऑक्सीजन देनी है तो कैसे देते हैं? ये आपके पार्ट 1 का क्वेश्चन है। कौन जवाब देगा? अगर आपने 100% ऑक्सीजन देनी है तो आप रीब्रीदिंग मास्क यूज करते हैं। रीब्रीदिंग मास्क से आप 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। और ये देखें, जो जिस पे मैं आना चाह रहा था, हमारे सवाल का जो जवाब है, एक्यूट स्वेयर एज़मा है जिसके अंदर आपने ओरल स्टेरॉइड्स देने हैं या आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं। तो अगर आपने आईवी देने हो तो या तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, या हाइड्रोकार्टिसोन देते हैं। और अगर ओरल देने हो तो फिर प्रेडनिसोलोन देते हैं 40 मिलीग्राम ओरली, और इसको हम बोलते होते हैं रेस्क्यू थेरेपी। ठीक है। तो ये आप 5 से 7 दिन के लिए दे सकते हैं और फिर आप इसको टेपर ऑफ कर लेते हैं। अगर किसी मरीज के सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल ना हो विदाउट ओरल स्टेरॉइड्स, तो फिर आप ओरल स्टेरॉइड्स की डोज को कम करते हैं, और आपने एक मिनिमम डोज डिसाइड करनी है जिसके ऊपर पेशेंट के सिम्टम कंट्रोल रहेंगे, जो कि फिर उसकी एक कॉन्टिन्यूस परसिस्टेंट डोज होगी। तो इसको याद रखिएगा। और आप क्या कर सकते हैं, और आप इस पेशेंट को इंट्रावीनस मैग्नीशियम देते हैं, आईवी मैग्नीशियम, या फिर आप इसको अमाइनोफाइलिन का इन्फ्यूजन दे सकते हैं। ये 2 ऑप्शन याद कर लें कि एक तो एक्यूट स्वेयर एज़मा के अंदर इंट्रावीनस मैग्नीशियम इंडिकेटेड है, एक आप उसको अमाइनोफाइलिन का इन्फ्यूजन लगा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट अ केस ऑफ एक्यूट स्वेयर एज़मा। मिसाल के तौर पर आपने ये सब कुछ दे दिया,
ए टू जी आपने हर चीज दे छोड़ी है, मरीज फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मरीज का पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फिर भी 50% से कम है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो गई है, अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा? एनीवन? अच्छा, ये आपकी सारी डिस्कशन है, आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये डिस्कशन अच्छी होगी। अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सिंपल सा है सर, मैकेनिकल वेंटिलेशन। शाबाश। फिर इस पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और आईसीयू अगर किसी मरीज को क्या उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से, ये आपको याद करना पड़ेगा, या पीएच जो है वो कम हो जाए, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाए, तो आपको इस मरीज को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अब और कॉजेज कौन सी हैं? कोमा हो जाए, किसी कोई मरीज जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए हाइपोक्सिया की वजह से, उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, कोई मरीज इतना बेचारा इतनी देर से सांस ले रहा है कि वो एग्जॉस्ट हो जाए और उसकी वजह से उसकी जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो फीबल हो जाए, डिलीरियम आ जाए, ड्राउजीनेस आ जाए। डिलीरियम, ड्राउजीनेस, कोमा, बेसिकली ये एक ही जो डिजीज प्रोसेस है उसी का स्पेक्ट्रम है। तो ये कॉजेज आपने याद करनी है कि अगर किसी एजमा, एक्यूट स्वेयर एजमा के मरीज को इनमें से कोई एक बात भी आ जाती है तो आपको उसे वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। हमें अगर इनमें से कोई कॉज आ रही हो ना तो हमें जल्दी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देना चाहिए, क्योंकि एक्यूट स्वेयर एजमा का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है। अगर हम नहीं डालते वी विल लूज अ लाइफ। अच्छा जी, एक एजमा के सिलसिले में जो याद करने वाली चीजें हैं ये याद करने, आइसोसायनेट्स, फ्लोर एंड ग्रेन डस्ट, क्लोफनी एंड फ्लक्सेस। जो बंदे घड़ियों का काम करते हैं ना, घड़ियों का काम करते हैं, उनको ये क्लोफनी और फ्लक्सेस की एलर्जी होती है। डॉक्टरों को लेटेक्स की होती है क्योंकि वो लेटेक्स के ग्लव्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स के साथ काम कर रहे होते हैं उनको भी एजमा हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि एक ऑक्यूपेशनल एजमा में और एक आम एजमा के अंदर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा इस बंदे को ऑक्यूपेशनल एजमा है और इस बंदे को एक रूटीन का एजमा है? हिस्ट्री से। ये हिस्ट्री पे कौन सा पॉइंट होगा? सर, वर्क प्लेस पे एक्सैबरेशन ज्यादा होगी। मरीज आपको क्या बताएगा? मरीज आपको ये बताएगा कि मैं जब वर्क प्लेस पे जाता हूँ तो मेरा एजमा वर्स हो जाता है। जी सर। सिम्टम बताएगा कि ज्यादा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है वर्क प्लेस पे। एक्चुअली देखें, एक बंदे ने ना हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है, एक दिन घर आता है, सर तो वो आपको ये नहीं बताता कि वर्क प्लेस पे जाके मेरे सिम्टम वर्स हो जाते हैं। वो आपको ये बताता है कि मैं जब इतवार वाले दिन घर पे होता हूँ ना तो उस दिन मेरी तबीयत बेहतर होती है। ठीक है, तो आप उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि माइट बी जब ये घर पे आता है तो इसका एजमा बेहतर हो जाता है, और यानी बाकी 6 दिन इसका एजमा वर्स रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि दिस माइट बी रिलेटेड टू हिज ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो फिर आप उसको अच्छा, ऑक्यूपेशनल एजमा को फिर डायग्नोज कैसे करते हैं? स्पायरोमीट्री से। आप उसकी घर पे भी स्पायरोमीट्री कर लेते हो और वर्क प्लेस पे भी स्पायरोमीट्री कर लेते हो। दोनों फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 के अंदर आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है, उससे आप डायग्नोज करते हो कि हाँ जी इससे तो ऑक्यूपेशनल एजमा है। या फिर आप वर्क प्लेस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डायरी उससे मेंटेन करवा लेते हो, घर के पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में और उसके वर्क प्लेस के पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में फर्क होता है, तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि हाँ जी इस बंदे को तो ऑक्यूपेशनल एजमा है। इसका इलाज क्या होगा ऑक्यूपेशनल एजमा का? उससे आप
जो उसका एक्सपोजर आप कम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा फ्लोर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो आप उसे कहेंगे फ्लोर इंडस्ट्री में काम छोड़ दो भाई, किसी और जगह पर काम करो। ओके जी। 25-year old lady, a known case of RA, is on disease modifying drugs for the last few months. Her blood film shows HbA8 and MCV 116 femtoliter. This picture is most likely due to which drugs? सर methotrexate। methotrexate मेथोट्रेक्सेट। क्यों मेथोट्रेक्सेट क्यों करती है इस तरह की पिक्चर कैसे करती है? सर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी करा। मैं तो मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इस बेचारी ने क्यों करनी है? मैं तो मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ। ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। डीएनए सिंथेसिस को ये कैसे इनहिबिट करती है? जो फोलिक एसिड जिस पाथवे का हिस्सा होता है ना, जहाँ से वो डीएनए सिंथेसिस में सारा करता है, आप पढ़ेंगे तो वो हाइड्रोफोलेट बनता है और वहां से वो डीएनए की सिंथेसिस में जाके लग जाता है। तो उस एंजाइम को, उन एंजाइम्स को ये इनहिबिट करती है। तो जब भी डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट होगी ना, तो उसकी वजह से आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, तो फिर मैक्रोसाइटोसिस हो जाता है। चलें हम, ये हैं काजेज ऑफ मैक्रोसाइटोसिस। तो आप में से इनमें से कोई भी कॉज पूछी जा सकती। B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, वो तमाम दवाइयां जो डीएनए की सिंथेसिस की इनहिबिशन करती हैं, ठीक है, जैसे मेथोट्रेक्सेट हो गया, जैसे 6-mercaptopurine हो गया, तो और भी ड्रग्स होती हैं जो कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। वो तमाम दवाइयां जो हैं वो मैक्रोसाइटोसिस कर सकती हैं। हाइपोथायरायडिज्म, क्रॉनिक लिवर डिजीज, हेमोलिसिस लीडिंग टू रेटिकुलोसाइटोसिस। याद रखें रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं ना, उनका साइज काफी बड़ा होता है आम रेड ब्लड सेल की निस्बत से। तो अगर किसी मरीज को हेमोलिसिस हो तो उसका बोन मैरो एक्टिव हो जाता है और बहुत सारे रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं। उनकी वजह से रेटिकुलोसाइटोसिस की वजह से मैक्रो एमसीवी बढ़ जाता है, तो इसको भी मैक्रोसाइटोसिस में ले लिया जाता है। बेंजीन एक्सपोजर से मैक्रोसाइटोसिस हो जाता है। सो रिमेंबर दीज कॉजेज। इनमें से कोई कॉज भी इसी तरह एक एमसीक्यू बना के आपसे पूछी जा सकती है। A 42-year-old male has been diagnosed with end-stage renal disease. His identical twin brother has the same HLA allele et al. Loci and volunteers to donate a kidney to his brother. Which one of the following terms correctly describes the proposed organ transplant? जी, कौन बताएगा? आइसोग्राफ सर। आइसोग्राफ, शाबाश। अच्छा, एलोग्राफ क्या होता है? सर सेम स्पीशीज से जो लिया जाता है। अगर एक ही स्पीशी से ग्राफ्ट लेके दूसरे उसी स्पीशी के किसी दूसरे मेंबर को लगा दिया जाए, उसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं। जैसे मुझे किडनी चाहिए हो तो मैं आपको कहूँ जी अपना किडनी मुझे दे दें, ये एलोग्राफ्ट होगा। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट बॉडी पार्ट का ग्राफ्ट लगा दो। कोई एग्जांपल? सर बोन ग्राफ्ट्स लगाते हैं पेशेंट। STSG शाबाश, बोन ग्राफ्ट लगाया। जैसे यहाँ आइलियट क्रेस्ट से लेके कहीं पर बोन ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, या एक जगह की स्किन लेके किसी STSG एक जगह की स्किन लेके दूसरी जगह लगा दी जाती है, या फिर बाज औकात बंदे का ब्लड निकाल के सेव कर लेते हैं और जब जरूरत होती है तो उसे वही ब्लड लगा दिया जाता है। तो ये भी ऑटोग्राफ की एक मिसाल है। हेट्रोग्राफ क्या होता है? एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ग्राफ लगाना। और जीनोग्राफ क्या होता है?
सेम एज सीटी। तो ये बेसिकली 4 किस्म के ग्राफ्ट्स होते हैं। जीनोग्राफ्ट होता है जब हम किसी जानवर का ग्राफ किसी इंसान को लगा दें, या एक डिफरेंट स्पीशी का ग्राफ किसी दूसरी डिफरेंट स्पीशी को लगा दें। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसकी? हार्ट सर, हार्ट वेल्व्स, हार्ट वेल्व्स पिग के, जैसे पोर्सिन लगाए जा सकते हैं, पोर्सिन लगाए जा सकते हैं, या काऊ के लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो जीनोग्राफ की एक मिसाल है। ओके जी। The blood from an 8-year-old boy was analyzed by flow cytometry. The exact number of B cells was counted. Which one of the following cell surface markers was most likely used to identify the B cells in this blood sample? जी, CD19। अच्छा बच्चों, इसको सिर्फ याद नहीं करना, इसको समझने की कोशिश करनी है। हमने किसी मरीज के बी सेल को आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसके ना सेल सरफेस के ऊपर CD19 रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके। काइंडली जब आप जवाब दे लिया करें तो अपने माइक ऑफ कर दिया करें, फिर शोर नहीं आता। तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पर इसको गौर से देखें, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बी सेल के ऊपर IgM होता है और साथ में CD19 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, इसको समझाना तो खैर बहुत एक लंबा चौड़ा मामला होगा, लेकिन अगर आप इस सारे टेबल की एक तस्वीर ले लें तो आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन से सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा रिसेप्टर यूज करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि इस तरह से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट, हाँ इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि जो टी सेल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक तो TH1 रिसेप्टर्स के लिए CCR5 ये यूज कर लेते हैं, तो TH2 के लिए आप CCR4+ यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं उनके लिए ये वाले मार्कर्स यूज किए जा सकते हैं। बाकी इसकी एक तस्वीर लेके आप इसे विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा टेबल, और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लें। जैसे अगर मैं इसमें अगर आपको बोलूँ क्या इम्पोर्टेंट है, नेचुरल किलर सेल इम्पोर्टेंट होते हैं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, TH1 और TH2 सेल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सेल्स जो हैं इनके रिसेप्टर्स अगर आप याद कर लें, दैट विल बी इनफ। Which one of the following would prevent an allergen from reacting with a specific IgE molecule present on the mast cells? Antihistamine, blocking antibody, cromolyn, sodium, epinephrine, and theophylline. जी, क्रोमोलिन सोडियम। क्रोमोलिन जो होता है ना वो प्रिवेंट नहीं करता। ठीक है, वो हाँ क्रोमोलिन का मकसद होता है, काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एंटीहिस्टामीन का तो ये मकसद होता है कि मास्ट सेल जब टूट गया, रप्चर हो गया, उसके अंदर से जो हिस्टामीन निकली ना, उसने जाके जो इचिंग करनी है, उस इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीहिस्टामीन देते हैं। ठीक है, अच्छा क्रोमोलिन सोडियम का क्या मकसद होता है, ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करती है, लेकिन ये उनको एलर्जन को प्रिवेंट नहीं कर सकती। हाँ, कोई ब्लॉकिंग एंटीबॉडी हो जो कि जाके IgE स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ऊपर लग जाए, अब एलर्जन जो है वो उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा जो कि मास्ट सेल के ऊपर लगी हुई है, IgE एंटीबॉडीज लगी हुई होती हैं। तो अगर IgE एंटीबॉडी के ऊपर एक ब्लॉकिंग एंटीबॉडी लग जाए, तब एलर्जन और मास्ट सेल का जो इंटरेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो बाकी सारी जो ड्रग्स हैं वो ये प्रिवेंशन नहीं कर सकती हैं।
Administration of a DPT vaccine would stimulate which one of the following types of immunity? Artificial active. Artificial active, yes. अच्छा, आर्टिफिशियल एक्टिव जो इम्यूनिटी है ये किस तरह की इम्यूनिटी है? जी बताएं, आर्टिफिशियल एक्टिव किस तरह की इम्यूनिटी है? वैक्सीन इंड्यूस्ड। हाँ, वैक्सीन इंड्यूस। अगर हमने बाहर से किसी बंदे को वैक्सीन लगाई है और उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल पैसिव क्या है? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। हेलो, अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। ओके, तो आर्टिफिशियल पैसिव क्या है? जब हम बाहर से किसी बंदे को बनी बनाई एंटीबॉडीज लगाते हैं, जैसे कि किसी को स्नेक ने काट लिया तो हम एंटीवेनियन लगाते हैं। एंटीवेनियन क्या है? ये पैसिव इम्यूनिटी है, हम बाहर से लगा रहे हैं। एक है नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी तो नेचुरली उस बंदे के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कोई बंदा मुझे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल बता सकता है? सर प्रेगनेंसी के अंदर जब मदर के अंदर एंटीबॉडीज आ जाती है, मदर की एंटीबॉडीज फीटस में चली जाती हैं तो वो फीटस को एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। या माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध के अंदर उसके क्लोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, वो बेबी के अंदर चली जाती हैं, तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये 4 किस्म की इम्यूनिटी होती है। ओके जी, कोई बता सकता है आजकल कोरोना किस तरह की इम्यूनिटी दे रहा है? नेचुरल एक्टिव सर। शाबाश। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम आल्सो कोविड पॉजिटिव, तो मैं अपने घर पे आइसोलेशन के अंदर हूँ। होपफुली आई विल बी आउट ऑफ दिस सोन, तो दुआ कीजिएगा कि मेरी सारी फैमिली जो है वो सेफ रहे। फॉलोइंग स्टेटमेंट, आमीन। और इस वजह से मेरी आज थोड़ी सी तबीयत भी नासाज थी, हल्का सा फीवर है, इसलिए शायद हम इसको बहुत लंबा लेके ना चलें, हम इसको जल्दी रैप अप करें। Following statement regarding arthritis are true. Septic arthritis is usually polyarticular. RA typically involves the terminal phalanges. Gouty arthritis predominantly affects middle-aged females. RA carry a good prognosis. Morning stiffness is a feature of inflammatory arthritis. जी, क्या आंसर होगा? और जिसने आंसर देना उसे मुझे एक्सप्लेन भी करना है। Sir, RA typically involves terminal phalanges. नहीं, this is not the right answer. Morning stiffness. शाबाश, मॉर्निंग स्टिफनेस इज अ फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। याद रखें बच्चों, एक होता है आर्थ्रैल्जिया, एक होता है आर्थराइटिस। ठीक है, आपने इन दोनों के दरमियान जब फर्क पूछना होता है ना, तो आप मरीज से पूछते हो, हाँ भाई सुबह के वक्त जोड़ों की क्या सूरत हाल होती है? तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब सुबह के वक्त तो मेरे जोड़ अकड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वो कितनी देर तक अकड़े रहते हैं? वो कहता है डॉक्टर साहब 1-2 घंटे तक अकड़े ही रहते हैं। तो ये जो 1 आवर्स तक स्टिफनेस परसिस्ट करती है ना, अगर किसी की 5-10 मिनट परसिस्ट करे, ये नहीं होती मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस तो 1 घंटे तक परसिस्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। और ये हमें बताती है कि पेशेंट को जी आर्थराइटिस है। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस ना हो तो इसका क्या मतलब है? पेशेंट को आर्थ्रैल्जिया है।
ठीक है, तो ये फर्क, ये मॉर्निंग स्टिफनेस फर्क करती है आर्थराइटिस और आर्थ्रैल्जिया में। आर ए कैरी अ गुड प्रोग्नोसिस, आर ए कैरी अ वेरी बैड प्रोग्नोसिस। आर ए लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है, टॉक्सिक मेडिकेशन लेनी होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं ली जा सकती हैं। कई और क्या कहते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिनका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है। डिजीज के चलते चलते जो है मेडिसिन की एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है, दवाई बदलनी पड़ जाती है। कई मेडिसिन ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं, वो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आरए के प्रोग्नोसिस को बुरा करते हैं। गाउटी आर्थराइटिस प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स मिडिल एज फीमेल्स। नहीं जनाब, ये मिडिल एज मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, 3:1 रेशियो के साथ मेल ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। रोमेटॉइड आर्थराइटिस टिपिकली इन्वॉल्व्स द टर्मिनल फिलेंजीज। मेरे पास जब आरए का कोई मरीज आता है ना, मैं उससे टिपिकली पूछता हूँ कि हाँ भाई, एक सवाल का जवाब बड़े गौर से देना है, क्या तुम्हारी ये जो टर्मिनल फिलेंजीज हैं, डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स हैं, ये इन्वॉल्व हैं कि नहीं? अगर वो कहता है कि ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर वो कहता है कि जनाब मेरे तो ये जो टर्मिनल फिलेंजीज हैं, डिस्टल इंटरफेलिंग्स हैं, ये इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बच्चों याद रखो कि ये जो डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट है ना, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर स्पेयर्ड होता है, ये स्पेयर्ड होता है। अगर ये इन्वॉल्व है तो फिर ये आरए नहीं है, फिर ये कुछ और है। मुझे कोई बंदा बता सकता है कौन सी बीमारी है जिसके अंदर डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। शाबाश, एक तो नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको कहते हैं नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस के अंदर भी टर्मिनल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, रिसेप्टिक आर्थराइटिस इज यूजुअली किस तरह का की आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होती है सेप्टिक आर्थराइटिस में? सिंगल सर होता है। मोनोआर्थराइटिस होता है इसके अंदर। अच्छा, वो कौन सा आर्थराइटिस है जिसके वो सेप्टिक आर्थराइटिस जिसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा? गोनोकोकल, ठीक है। गोनोकोकल के अंदर ओलिगो आर्थराइटिस होता है और माइग्रेटरी टाइप का होता है। अच्छा जी, अब चूंकि हम जॉइंट्स की बातें कर रहे हैं तो हम जॉइंट से मुताल्लिक कुछ चीजें देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, क्रिस्टल इंड्यूस्ड जितने भी आर्थराइटिस है ना, वो आपके सामने है। जो गाउट और क्रॉनिक टोफेशियस गाउट है, इसके अंदर कौन सी क्रिस्टल डिपॉजिट होती है? इस क्रिस्टल का नाम याद कर लें, मोनोसोडियम ब्यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। और ये इन दो आर्थराइटिस के अंदर क्रिस्टल डिपॉजिट डिजीज के अंदर होती है। अच्छा जी, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ये किसके अंदर होती है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो है ना, ये होती है जी सूडोगाउट के अंदर। ये सूडोगाउट के अंदर होती है, या इसी सूडोगाउट को कहते हैं पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल डेपोजिशन डिजीज होती है। इसको कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस भी होता है इसके अंदर। तो ये तीन जो कंडीशंस है ना, एक्यूट सूडोगाउट, क्रॉनिक आर्थ्रोपैथी और पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, इन तीनों के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल होती है। और ये जो कैल्सिफिक पेरी आर्थराइटिस और कैल्सिनोसिस है, इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट होती है। तो ये तीन किस्म की क्रिस्टल्स याद करते हैं। अच्छा, अगली अगर हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल। क्रॉनिक रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो इफ्यूजन होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। जो एक्यूट आर्थराइटिस इन डायलिसिस पेशेंट होता है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं।
ये नीचे वाली याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्लिनिकली इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको जरा क्या कहते हैं कम करना चाहते हैं, आप सिर्फ ऊपर वाला याद कर लें। ये क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंट है ना, ये वाला पोर्शन क्लिनिकल से, इसको याद कर लें। ये नीचे वाला आपसे कोई नहीं पूछने लगा, ठीक है? अच्छा जी, हाइपर यूरिसीमिया की कॉजेज। मैं खैर इस सारे टेबल को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो बताऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अक्सर औकात सवाल पूछ लिया जाता है। एक बंदा है, उसको आपने ना ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की है, तो उसको गाउट हो गया, आपने कौन सी दवाई शुरू की है? तो अक्सर ये थायजाइड डायूरेटिक होता है। थायजाइड डायूरेटिक से गाउट हो जाता है। एक आपसे अक्सर और भी पूछ लिया जाता है कि एस्प्रिन से गाउट होता है या नहीं होता, तो आप बताएंगे हाँ जी, लो डोज एस्प्रिन से यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। पिराजेनामाइड हमने 80, जब हम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कस कर रहे थे, हमने पिराजेनामाइड को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। एक आपसे अक्सर औकात लिश-निहान सिंड्रोम का पूछ लिया जाता है। लिश-निहान सिंड्रोम क्या है? ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है। इसके अंदर जी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो होता है वो उस एंजाइम के जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो उसका यूरिक एसिड मेटाबोलाइज नहीं होता। जब वो मेटाबोलाइज नहीं होता, डिपॉजिट हो जाता है, उससे भी गाउट हो जाता है। माइलोप्रोलिफरेटिव कंडीशंस ये गाउट कर सकती हैं, ठीक है? और अल्कोहल को याद रखना है आपने। इसके अंदर ग्वानोसिन होता है, ग्वानोसिन काफी ज्यादा मिकदार में होता है, तो वो जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड बनता है तो गाउट को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो ये चंद एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी फूड्स ऐसी हैं जिनसे यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो क्या बताएंगे आप? मीट, पल्सेस और ग्रेन्स वगैरह नहीं, सब। आपने मीट नहीं कहना, आपने रेड मीट कहना है, रेड मीट, ठीक है? और दूसरा ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट ये जो होते हैं ना, दिल और गुर्दे और मगज, और तो ऑर्गन मीट आपने बोलना है, ऑर्गन मीट, ठीक है? सी फूड में भी जिस भी फूड के अंदर, और क्या कहते हैं, ये जो लेंटिल्स वगैरह होते हैं, इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ सकता होता है। इनके अंदर भी प्यूरिन कंटेंट काफी होता है। तो ये फूड्स हैं जिन तो इस पूरे टेबल के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा जी, अब इसको बड़ी आपने तवज्जो से इस सारे को देखना है कि कम से कम हम 400 मिलीग्राम एक दिन के अंदर डाइटरी प्यूरिन्स लेते हैं, और हम 800 मिलीग्राम तक हमारे अंदर प्यूरिन जो हैं वो सेल के डैमेज से प्रोड्यूस होती हैं। ये प्यूरिन जो होती हैं ये इनोसिन में कन्वर्ट होती हैं। इनोसिन के ऊपर से ये हाइपोजेंथीन बनता है, हाइपोजेंथीन से ये ज़ैंथीन बनता है। तो हमारी जो दो बड़ी मेन ड्रग्स हैं ना, वो एलोपिरिनॉल और फिबुक्सोस्टेट, वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है? तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इसको इनहिबिट करती हैं, तो ये यूरिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होती। यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कम होती है तो गाउट बेहतर हो जाता है। अब यूरिक एसिड के यहाँ पर दो किस्म की और दवाइयाँ होती हैं जो कि काम आ सकती हैं यूरिक एसिड के पेशेंट। एक है जी पेग्लोटिकेज, या एक और है रेस्ब्यूरिकेज। ये क्या करती हैं? ये यूरिकेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। यूरिकेज क्या करता है? यूरिकेज ने इसको बढ़ाती हैं, बढ़ाती हैं। तो इसने क्या करना होता है? यूरिक एसिड को
एलेंटोइन में कन्वर्ट करना होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये किडनी के जरिए निकल जाता है। ठीक हो गया। दूसरा यूरिक ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं, ये यूरिक एसिड की रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। इनमें जी प्रोबेनिसिड आ जाती है, सल्फिनपेराजोन आ जाती है, बेंजब्रोमारोन आ जाती है। ठीक है, प्रोबेनिसिड तो हमारे मुल्क में अवेलेबल है, बाकी दोनों को नहीं अवेलेबल। ये जो पेग्लोटिकेज और रेस्ब्यूरिकेज है ना, ये हम अक्सर औकात ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में देते होते हैं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में these are the spellings of रेस्ब्यूरिकेज। तो ये दोनों दवाइयां ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में दी जा सकती। ओके जी, हमने यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयां देनी कब है? जब रिकरेंट अटैक ऑफ गाउट हो, जब किसी पेशेंट को क्रोनिक टोफेशियस गाउट हो। क्रोनिक टोफेशियस गाउट वो होता है जिसमें जॉइंट डैमेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें टोफाई बने हुए नजर आए, जिसमें रीनल डैमेज स्टार्ट हो जाए। अक्सर औकात जब किसी पेशेंट को रीनल फेलियर होता है ना, तो उसको हम यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयां साथ ही शुरू कर देते हैं। वो रीनल इम्पेयरमेंट को कम करने के लिए होती हैं। या किसी को यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाएं, ये नेफ्रोलिथाइसिस नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ होना चाहिए यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन में। तो ये 5 कॉजेज याद कर लें। इनमें से जब भी कोई कॉज आएगी तो आपने यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयां देनी है। ड्रग्स इंक्रीजिंग यूरिक एसिड लेवल, तो ये 3 दवाइयां याद कर लें जी, ये यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती हैं। थायजाइड्स मैंने पहले बता दिए, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स भी बढ़ाते हैं। अच्छा जी, सूडोगाउट। सूडोगाउट क्या होता है? जिसमें अभी हम जिक्र करके आए थे, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो क्रिस्टल्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। तो बेसिकली ये जो सूडोगाउट होता है, ये किसी न किसी कंडीशन की वजह से होता है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? इन कंडीशंस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक फ्रीक्वेंट एमसीक्यू बनता है। ओल्ड एज में हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में वाले जो जॉइंट्स होंगे उनके अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकती है। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, ये कॉमन कॉजेज हैं। हीमोक्रोमेटोसिस, हाइपोफॉस्फेटेजिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और विल्सन्स डिजीज। तो ये याद कर लें। आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद सूडो गाउट। तो इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो आपके आंसर्स में लिखी हुई होगी, आपको वो चूज करनी होगी। तो ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के लिए रिस्क फैक्टर। कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस क्या होता है? जब कार्टिलेज के अंदर ना कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये बिल्कुल वाइटिश सी लाइन। तो ये कार्टिलेज बेसिकली कैल्सिफाइड हुई पड़ी है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। अच्छा जी, ये वाली कंडीशंस हैं जिनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। कैल्सिफिक पेरिआर्थराइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस एंड पॉलीमायोसाइटिस। आपको पता है कि डर्मेटोमायोसाइटिस जब होता है या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होता है, तो हमारे हाथों के या तो ये टिप्स पे या फिर ये जो अल्नर सरफेस होती है, अल्नर बॉर्डर होता है हैंड का, यहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट वाली कैल्सिफिकेशन होती है। या आपने वो क्रेस्ट सिंड्रोम पढ़ा होगा, तो क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। Mixed connective tissue disease, Paget's disease of the bone, ankylosing spondylitis, fibrodysplasia, Milwaukee shoulder syndrome, Albright's hereditary osteodystrophy। तो ये सारी वो conditions हैं जिनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल डेपोजिशन हो सकती है। इतना कॉमन तो नहीं है, ये कम देखने में आती है, लेकिन बहरहाल इन कंडीशंस को एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, मे बी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, खैर आपसे ये क्राइटेरिया कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछेंगे
कि फॉर एग्जांपल मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, रोमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर कौन से जॉइंट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं? कौन बताएगा? स्मॉल जॉइंट, स्मॉल जॉइंट्स। तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं जी कि रोमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर किस तरह के जॉइंट्स कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने बताना है स्मॉल जॉइंट्स। अच्छा, रोमाटाइड आर्थराइटिस जो है ये किस तरह का आर्थराइटिस है, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? ऑटोइम्यून एंटीबॉडी। शाबाश, ये इम्यून मेडिएटेड, इसे ऑटोइम्यून तो नहीं कहना चाहिए, ये इम्यून मेडिएटेड है और ये पॉलीआर्थराइटिस है। पॉलीआर्थराइटिस, इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा ये एक या दो जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमेशा ज्यादा सारे जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। पॉलीआर्थराइटिस सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, दोनों तरफ के जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि आपके एक हाथ इन्वॉल्व हो गया और दूसरा हाथ बच गया, नहीं, ये सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है, इम्यून मेडिएटेड सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। तो इनको याद रखें। अच्छा जी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आपने एक तो रोमैटिक फैक्टर बता देना है और दूसरा आपने बताना है एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज। एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, यहाँ ACPA लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, लेकिन इसको ज्यादातर हम एंटी CCP एंटीबॉडी बोलते हैं। और कौन सा हेल्प करते हैं हमें? हमें CRP और ESR डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हेल्प करते हैं। तो रोमाटाइड फैक्टर को याद कर लें, CCP एंटीबॉडी को याद कर लें, CRP और ESR को याद कर लें, तो ये हमें डायग्नोसिस ऑफ RA में हेल्प करते हैं। एंड सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जी जी सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एक और क्वेश्चन आता है कि DR4 भी पूछते हैं वो। DR, अच्छा DR4 ये जो HLA BR4, HLA DR4। हाँ, तो ये अलील्स आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा अलील जो है वो किस बीमारी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रोमाटाइड आर्थराइटिस में HLA DR4 बिल्कुल होता है। और अगर हम ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक होता है HLA B27, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सीरो नेगेटिव पॉलीआर्थ्रोपैथीज जितनी भी हैं ना, स्पेशली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके अंदर ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तौर पे यूज होता है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये HLA DR4 की निस्बत से। तो अब ये बड़ी क्या कहते हैं, एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि CPSP पार्ट 1, FCPS पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर अक्सर चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो इतनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की नहीं पूछी जाती, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर पूरा करना होता है, तो वो अजीब अजीब से सवाल भी बना देते हैं। तो इसलिए HLA DR4 जैसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ सकते हैं, व्हाई नॉट। These are the extra articular manifestations of rheumatoid arthritis. आपको you have to go through all these. So maybe वो आपसे पूछ लें। इनमें से एक जो इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लिनिकली इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, वो है फेल्टिस सिंड्रोम। तो फेल्टिस सिंड्रोम का आपको पता होना चाहिए। फेल्टिस सिंड्रोम क्या होता है? फेल्टिस सिंड्रोम के अंदर ना एक तो स्प्लिनोमेगाली होती है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये 3 फीचर्स होते हैं इसके, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक स्प्लिनोमेगाली और तीसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और साथ ही बल्कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अलावा इसमें अक्सर औकात बाइसाइटोपेनिया भी हो सकता है और पैनसाइटोपेनिया भी हो सकता है। पैनसाइटोपेनिया उस वक्त होता है जब रेड ब्लड सेल्स भी कम होते हैं, इन लोगों के अंदर अनीमिया होता है। तो बाइसाइटोपेनिया कब होता है? जब प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों कम होते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर लिवर फंक्शन टेस्ट भी अब नॉर्मल हो सकते हैं, आपको लिम्फेडिनोपैथी भी मिल सकती है, आपको आईज और ओरल कैविटी की ड्राइनेस भी मिल सकती है जिसे केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका बोलते हैं। तो फेल्टिस सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? फेल्टिस सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट होता है वो यही है कि अंडरलाइंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट किया जाए। और ये डेवलप कब होता है? जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत लंबे अरसे से चल रहा हो, उन लोगों को फेल्टिस सिंड्रोम होता है। अच्छा, एक इसमें बस आपने खैर ये अब इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट तो आप लोगों को खुद ही याद करनी पड़ेगी, इसको लिखने का मेरा मकसद ये था, ये आपने याद रखना है, डिजीज एक्टिविटी स्कोर 28। ये एक स्कोर है जो कि डिजीज एक्टिविटी को मैयर करने के लिए कि अब इस बंदे के अंदर कितनी डिजीज है उसको मैयर करने के लिए यूज होता है। तो DAS 28 स्कोर, इसका नाम याद करना है। बाकी फिर मैंने आपको बता दिया कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए एक रोमेटॉइड फैक्टर जरूरी है, एक एंटी-CCP एंटीबॉडी जरूरी है, एक ESR और CRP जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई चीज आपको हेल्प कर सकती है तो वो एक्सरे हैंड्स है। एक्सरे हैंड्स के अंदर आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस की टिपिकल पिक्चर मिल जाती है, उससे आप कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कैसे हेल्प करेगा ये आपको स्प्लीनोमेगली के मुतालिक बता सकता है, या अगर किसी जॉइंट का आर्थराइटिस है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के ऊपर आपको जॉइंट आर्थराइटिस पिक हो जाता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स में अकर इन कुशिंग सिंड्रोम। शाबाश, क्यों? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है सर। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, शाबाश। तो ऑस्टियोपोरोसिस की तो एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, इस सारी लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। चलें हम शुरू करते हैं एंडोक्राइन डिजीजेस से। कौन कौन सी एंडोक्राइन डिजीजेस हैं? अच्छा बच्चों, ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ कुशिंग सिंड्रोम नहीं है, अब इस सिनेरियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं पॉइंट आउट कर दूं। हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, वो भी करता है ये ऑस्टियोपोरोसिस करता है। तो ये देखिए, अब हाइपरथायराइडिज्म इसका आंसर क्यों नहीं है? तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, जिसे मैं कहूँगा कि पुअरली फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ भी है, सीए लंग किसी को हो तो क्या बोन्स के अंदर मेटास्टेसिस नहीं हो सकता? और अगर किसी के बोन्स में मेटास्टेसिस होगा तो उसके भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सो दीज 3 कंडीशंस, इन तीनों कंडीशंस के अंदर हो सकता है। अच्छा, हाइपोगोनेडिज्म ऑस्टियोपोरोसिस करता है, ठीक है। हाइपरपैराथायराइडिज्म क्या है? उसमें क्या होता है कि बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और कैल्शियम बाहर आ जाता है बोन से, उसमें भी हो सकता है। तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो। उसके बाद जनाब जितनी भी मैल अब्जॉर्प्टिव स्टेट्स हैं सबके अंदर हो सकता है। और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनके अंदर क्यों होता है? कोई बता सकता है? ये जो आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनके अंदर इसलिए होता है कि अक्सर औकात तो जब जॉइंट की कंडीशन होती है ना, तो फिर हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब हमारी एक्टिविटी कम होती है तो उसकी वजह से हमारी बोन्स वीक होती हैं, उनका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। फिर जनाब आगे ये सारी कंडीशन या ड्रग्स, स्पेशली इन ड्रग्स को लाजमी याद करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट्स, लेवोथायरॉक्सिन, हाइपरथायराइडिज्म करता है तो फिर लेवोथायरॉक्सिन भी करती है। अरोमाटेज इनहिबिटर्स, थायाजोलिडीन डायोन्स, एंटीकन्वल्सेंट्स, अल्कोहल इनटेक, हेपरिन। अच्छा बच्चों, इनमें से एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको इन बातों की अहमियत का पता चलेगा। एक मरतबा मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट था, हमने उसे लेवोथायरॉक्सिन का स्टार्ट कर दिया। तो लेवोथायरॉक्सिन स्टार्ट की, एक हफ्ते बाद बिल्डअप कर दी, उसके एक हफ्ते बाद फिर बिल्डअप कर दी। अब जब तीसरा हफ्ता गुजरा ना, तो क्या हुआ,
वो बंदा तो जनाब चीखता चीखता हमारे पास आ गया, डॉक्टर साहब मेरी जिस्म में तो दर्दें हैं, मैं तो दर्दों के मारे गया, मुझे तो बचा लें आप बस। हमें कोई वजह समझ ना आए कि इतनी स्वेयर दर्दें कैसे हो सकती हैं किसी को। खैर अब चूंकि केस हमारी समझ में नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, हम उसको अपने प्रोफेसर साहब के पास ले गए। प्रोफेसर साहब ने उसकी हिस्ट्री, प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो थायरॉक्सिन है वो कितनी चल रही है। हमने कहा सर 3 गोलियां चला रहे हैं, 3 हफ्तों में बिल्डअप की है इसको। सर ने कहा कि इसको जो इतनी पेन्स हो रही है ना वो थायरॉक्सिन की वजह से हो रही है। तो हमने उसकी थायरॉक्सिन को जब 2 गोलियों पे किया उसकी सारी पेन्स खुद बहुत गायब हो गए। तो वो पेन होने की वजह क्या थी कि बोन की डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो गया था उसका, डीमिनरलाइजेशन, बोन्स वीक होने स्टार्ट हो गई। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको पता उस वक्त चलता है जब आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के आते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये एक पेनलेस प्रोसेस है, ठीक है, इसमें पेन नहीं होती है, लेकिन लीवोथॉरक्सिन की वजह से अगर आप उसे ओवर रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो पेन हो भी सकती है। Malabsorptive states, chronic liver disease, lung disease like COPD and cystic fibrosis, myeloma, ये सारी आपको कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी। Myeloma, homocystinuria, anorexia nervosa, highly trained athletes, HIV infection, Gaucher's, systemic mastocytosis, immobilization, body mass index less than 18, heavy smoking, autoantibodies to osteoprotectin. तो ये चंद एक कंडीशंस हैं जो कि ऑस्टियोप्रोसिस के रिस्क को बढ़ा दे। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई वो मेरी तरफ से ऐड कर लें, ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी ऑस्टियोप्रोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा जी, ऑस्टियोप्रोसिस को डायग्नोज कैसे करते हैं? डेक्सा स्कैन से करते हैं, डुअल एक्सरे अब्जॉर्प्शोमेट्री। अपने किन किन लोगों का करवाने का होता है? अगर किसी को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, अगर किसी को क्लिनिकल रिस्क फैक्टर हो ऑस्टियोप्रोसिस के, अगर किसी को स्टेरॉइड थेरेपी आप दे रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को ऑस्टियोप्रोसिस की ट्रीटमेंट चल रही है और आपने देखना है यार ये कितना बेहतर हो गया, उसकी करवा सकते हैं। अगर आपने देखना है कि यार 1 साल पहले तो इस बंदे को ऑस्टियोपीनिया था तो अब कहीं ऑस्टियोप्रोसिस तो नहीं हो गया, उसको देखने के लिए करवाया जा सकता है। और अगर कोई बंदा 50 साल से कम है, उससे वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोप्रोसिस मौजूद हैं, जैसे किसी को हाइपोगोनाइडिज्म है या किसी को कुशिंग सिंड्रोम है, तो उनका भी डेक्सा स्कैन करवाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए डेक्सा स्कैन की इंडिकेशंस क्या हैं। अच्छा, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जो ऑस्टियोप्रोसिस का नंबर 1 ट्रीटमेंट है ना वो तो है बिस्फॉस्फोनेट्स, ठीक है। बाज़ लोगों में बिस्फॉस्फोनेट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं तो उनमें हम बाकी ट्रीटमेंट, हम कैल्शियम विटामिन डी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन यूज़ कर सकते हैं, या हम रिलॉक्सिफेन यूज़ कर सकते हैं। रिलॉक्सिफेन बेसिकली सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सर्म एगोनिस्ट कहते हैं इसको, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, या टिबुलोन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टिबुलोन है ये पार्शियल एगोनिस्ट है एट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ये इन तीनों रिसेप्टर्स का पार्शियल एगोनिस्ट है। इसी तरह से आ जाए इन दोनों के ऊपर, तो टेरिपेराटाइड जो है ये फ्रेगमेंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन है, ये बेसिकली छोटा सा पेप्टाइड है। इस तरह आप बेलोपेराइड पे आ जाएं तो ये फ्रेगमेंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन है। और अगर आप डिनोसुमैब को देखें ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये एंटी रैंक लाइगेंड एंटागोनिस्ट है। एंटी रैंक लाइगेंड होता है जो कि ये ऑस्टियोक्लास्ट का जो ऑस्टियोक्लास्टिक प्रोसेस होता है ना उसको मीडिएट करता है। तो आपने ये ऑप्शन याद कर लेने हैं, अगर आपको इनके मैकेनिज्म याद हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। सर ये थेरेपी लाइफ लॉन्ग चलती है या कितने मंथ्स के लिए चलती है? जो बिस्फॉस्फोनेट होते हैं ना इसकी थेरेपी तो हम 3 से 5 साल के लिए चलाते हैं।
तो हमने देखना ये होता है जब कोई बंदा फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस को आप डायग्नोज कैसे करते हैं? डेक्सा स्कैन से, ठीक है। हमने देखना ये होता है अगर कोई बंदा डेक्सा स्कैन, ये देखे ना, ये बल्कि आ भी गया। अब यहाँ तक माइनस, अगर किसी बंदे की डेक्सा स्कैन के ऊपर जो बोन डेंसिटी है वो -0.5 टू -1 से -0.5 तक आ जाए तो ये सारा नॉर्मल पड़ा हुआ है। अगर किसी बंदे की -1 से लेके -2.5 तक आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ऑस्टियोपेनिया है। अगर किसी की -2.5 से भी कम आ जाए तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आके बिस्फॉस्फोनेट देने होते हैं और हमारा एम ये होता है कि जब हम दोबारा डेक्सा स्कैन करवाएं तो हमारा मरीज यहाँ आ गया हो। जब उसकी बोन डेंसिटी नॉर्मल हो जाती है, हम 3 से 5 साल के लिए बिस्फॉस्फोनेट देते हैं, तो फिर हम बिस्फॉस्फोनेट को बंद कर देते हैं। बाकी सारी जितनी ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं उनके साथ भी हमारा एम यही है कि हमारा जो पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस में है वो ऑस्टियोपोरोसिस से निकल के नॉर्मल में चला जाए, और अगर नॉर्मल में ना भी जाए तो कम से कम ऑस्टियोपेनिया की हदों के अंदर तो लाजमी आ जाए। ये हमारा एम होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज लाजमी याद करनी, एक ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है, और एक आपने ऑस्टियोपेनिया की वैल्यू लाजमी याद करनी। ऑस्टियोपेनिया किस मरीज को कहना है और ऑस्टियोपोरोसिस किस मरीज को कहना है। ANA may be found in the following conditions. जी, पॉलीमायोसाइटिस, शाबाश, पॉलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ANA मौजूद हो सकता है। SLE के अंदर तकरीबन 100% केसेस में मौजूद होता है। अगर हम ANA करवाएं और वो नेगेटिव आए तो SLE का डायग्नोसिस बड़ा डाउटफुल हो जाता है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, शॉग्रेन सिंड्रोम, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज, मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसके अलावा मेरी तरफ से भी एक शामिल कर लें कि जो बंदे ये ANA पॉजिटिव पेशेंट्स के रिश्तेदार होते हैं ना, उनके रिश्तेदारों के अंदर भी ANA पॉजिटिव होता है, हो सकता है ऑफ कोर्स। अच्छा, अच्छा बच्चों, RA फैक्टर में भी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। जी, वही पिछली स्लाइड के अंदर मैंने जो लफ्ज बोला था उसी को आप इस पे अप्लाई करें। A, relatives of patient with a रिश्तेदारों के अंदर पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हैं जी कंडीशन जिनके अंदर RA फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, विद नोड्यूल्स एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। अच्छा, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर 100% RA फैक्टर पॉजिटिव होता है? कौन सी कंडीशन ऐसी है? RA बच्चों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर 100% केसेस के अंदर तो नहीं होता, लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर सबकुटेनियस नोडुल्स आ जाएं, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर सबकुटेनियस नोड्यूल्स होते हैं ना, ये एक्सटेंसिव सरफेसेस ऑफ द आर्म पे होते हैं, अगर ये आ जाएं तो फिर 100% यकीनी बात है कि RA फैक्टर पॉजिटिव होगा। वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आप ये दूसरे नंबर पे देखें, अगर वैसे अगर आप RA को देखें तो 70% केसेस के अंदर RA फैक्टर होता है, लेकिन अगर नोड्यूल्स या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ
तो 100% यकीनी बात है कि आर फैक्टर पॉजिटिव होगा। बाकी फिर शॉकगन सिंड्रोम है, मिक्स्ड एसेंशियल क्रायोग्लोबुलिनीमिया है, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, SLE है, ट्यूबरकुलोसिस है, एज मोर देन 65 years है। Normal healthy people can be positive for rheumatoid factor, especially the relatives of rheumatoid arthritis patients. अच्छा, एक और भी इसी तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि क्रेटिनिन काइनेज जी किन किन कंडीशन के अंदर होता है? इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस, वास्कुलाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, अल्कोहल, ड्रग्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, strenuous exercise, prolonged immobilization, hypothyroidism, metabolic myopathy, viral myositis, रेब्डोमायोलिसिस इसमें एक ऐड कर लें। रेब्डोमायोलिसिस के अंदर सीके रेज होता है, या किसी बंदे को इंजेक्शन लगा हो ना, इंजेक्शन लगाओ तो उसका भी क्रेटिनिन काइनेज रेज होता है। किसी बंदे ने जरा स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइज की हो, उसका भी, जैसे ये फौजी मार्च करते हैं ना तो इनका क्रेटिनिन काइनेज रेज होता है। किसी बंदे की NCS EMG स्टडीज हुई हो, उसका रेज होता है। तो ये क्रेटिनिन काइनेज रेज होने की कंडीशंस को भी याद करें। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था आज थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो डाउन है, तो हम अपने जो सेशन है इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। मेरे सर में ना थोड़ा शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा माजरत चाहूँगा इसको कंटिन्यू करने से। कल इंशाल्लाह फिर होपफुली मेरी तबीयत बेहतर होगी, तो कल हम थोड़ा सा लंबा चलेंगे, ठीक है। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? Thank you, sir. No more questions. Take your Thank you time. so much. Thank you so much. Allah Hafiz.